Hello my friends, as all of you know, I have started class 10th biology through online course classes. I am uploading video on YouTube day by day. So in this lockdown, I am also starting class 9th biology with the first chapter cell. Okay, let's go through it. Hello my friends, we are going to start our new chapter of biology, which is the fundamental unit of life. As you can see, I have opened the chapter on your screen now, and you can find out it's written here that word fundamental. First of all, we'll have to know about the word fundamental. What does this word fundamental means? Now, फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो बेस या कोर इम्पॉर्टेंस का हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बेसिक हो, यानी कि बेसिक. ओके, बेसिक मीन्स व्हाट? जैसे मान लेते हैं एक दीवार है, यानी कि वॉल, जो बोलते हैं हम लोग वॉल. ये एक वॉल है. ओके, ये वॉल जो होता है कैसा होता है? बहुत छोटे 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 ब्रिक्स से बना होता है ना? तो इसका बेस क्या है? जब इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले क्या लाया गया? ये छोटे छोटे ब्रिक्स लाए गए, है ना? ये जो छोटे छोटे ब्रिक्स हैं, इसको फिर सजाया गया, ऐसे ऐसे करके सजाया गया. देन आफ्टर ये एक पैटर्न बना, जिसे हम लोग कहते हैं ये वॉल है ना? तो इस वॉल का बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्या है? ये जो आप लोगों को बीच में दिख रहे हैं छोटे छोटे पैटर्न्स, इनको ये है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स. दैट मीन्स ये क्या है? यूनिट्स है. यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई. वो एक चीज़ जिसको मिला मिला करके कोई बड़ी चीज़ बनाई गई हो. ओके, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है. और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स, एटम होते हैं ना? तो उसी तरह से हमारा भी बॉडी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे लिविंग पार्टिकल्स से बना हुआ है. नाउ ये चीज़ें दिमाग में आ गई हो तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. चैप्टर स्टार्ट होती है, एक इंसान है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. ये कौन है? रॉबर्ट हुक. ये रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, या बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम लोग इनको. इन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1665 एक चीज़ बनाई. इन्होंने एक चीज़ बनाई. क्या बनाई इन्होंने? देखो आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ क्या बनाई है. ये रहा, ये चीज़ बनाई है. ठीक है, ये चीज़, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था. अब ये माइक्रोस्कोप करता क्या है? माइक्रोस्कोप का काम ये है, जैसे हम लोग आपके स्क्रीन को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये स्क्रीन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं. अगर इसको हम लोग पिंच जूम करके छोटा करते हैं, अब ये पूरा का पूरा जो आपका पेज है बहुत छोटा हो गया. अभी दिख रहा है क्या? अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है. तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप ये करता है कि ये जो छोटे 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 लेटर्स हैं जो क्लियरली मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, ये लेटर्स को जूम आउट कर देता है, यानी कि बड़ा कर देता है ऐसे. अभी देखो ये फर्स्ट वर्ड जो है ये इतना बड़ा हो गया कि इसके छोटे 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 छोटे, अभी देखना ये क्लियर हो जाएगा, है ना? ये फर्स्ट वर्ड इतना बड़ा हो गया कि इसका एक एक लेटर क्लियरली
दिख रहा है ना, एक एक लेटर हमें क्लियरली दिख रहा है। तो माइक्रोस्कोप का भी काम सिंपल यही है, एक बड़े चीज़ को बहुत जूम इन करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्जामिन किया जा सकता है इस माइक्रोस्कोप से। चलिए अब पढ़ते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes. Okay, now see. यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे कॉक के पार्टिकल्स लिए। ये कॉक क्या है? कॉक जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री का मतलब क्या? बार्क ऑफ अ ट्री मीन्स पेड़ के जो छाल होते हैं वो, उसके कुछ छोटे पार्टिकल्स यानी कि छोटा पीसेस लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया यानी कि देखा। माइक्रोस्कोप का जो ये पार्ट होता है, माइक्रोस्कोप में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा माइक्रोस्कोप, ऐसा दिखता है। ओके, माइक्रोस्कोप में ये जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, यहाँ पे उस कॉक को रखा। ये जो कॉक का पार्टिकल लिया था उस कॉक को यहाँ पे रखा और ये जो आई पीस होता है, यहाँ से दोनों आंखें लगा करके देखिए। यहाँ पे एक नॉब होता है जिसको एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं हम लोग। ये एडजस्टमेंट नॉब है। ये एडजस्टमेंट नॉब है जिसको घुमा करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज छोटा और बड़ा किया जा सकता है। यानी कि किसी वस्तु को और हमें और छोटा छोटा करके देखना है, बहुत जूम करके देखना है, तो ये नॉब को एडजस्ट करके देखा जाता है। ओके, तो ऐसा माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। ये क्या था? ये सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था। देखो, ये माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आई पीस है, ये है आपका, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये आई पीस है यहाँ पे ऊपर में, और ये है आपका स्टेज जहाँ पे रखा जाता है ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद ये बेस होता है, किसी भी चीज़ का जो बेस होता है वो, ये जॉइंट जंक्शन है जहाँ पे इस पार्ट को और इस पूरे पार्ट को जॉइंट किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है इधर। ये नॉब से एडजस्ट करके देखे जाते हैं। ओके, तो उन्होंने कॉक को लिया और कॉक को ऑब्जेक्टिव प्लेस पर रख करके माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला ये कि वो जो कॉक थी बहुत छोटे 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 ब्लॉक्स में बटे हुए थे, कंपार्टमेंट्स में बटे हुए थे। और ये ब्लॉक्स कैसे दिख रहे थे? ये ब्लॉक्स दिख रहे थे हनीकॉम्ब के जैसे। हनीकॉम्ब मतलब, हनीकॉम्ब का मतलब सबको पता होगा। हनीकॉम्ब कैसा होता है? ऐसा बना हुआ होता है ना, ऐसा ऐसे करके बने हुए होते हैं हनीकॉम्ब, ऐसे ऐसे करके बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स, है ना। तो ये हनीकॉम्ब की तरह रिजेंबल कर रहे थे, दिख रहे थे। ओके, ये कब हुआ था? 1665 में, जब हुक ने ये सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। ठीक है, तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसे ब्लॉक्स देखे जो कॉक उन्होंने लिया था उसके अंदर, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स ही हैं जिससे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है। ओके, इसीलिए उन्होंने उन छोटे छोटे ब्लॉक्स जो कि एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे थे, एक दूसरे से दिख रहे थे सेम, उनको नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है और उस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? अ लिटिल रूम, यानी कि एक घर है और वो घर किस चीज़ से बना हुआ है? छोटे छोटे रूम्स जो कि एक जैसे दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. भले ये जो इंसिडेंट है हमें बहुत इम्पॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये इंसिडेंट ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है अभी तक, क्योंकि वो जो वर्ड सेल है वो अभी तक बायोलॉजी में उसी वर्ड के साथ यूज़ किया जा रहा है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल सही था। ये जो ब्लॉक्स वाले ऑब्जर्वेशन मैंने बताए थे वो बिल्कुल सही था। हमारा बॉडी इसी तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक अनियन बल्ब मीन्स प्याज का जो पील होता है, छिलका होता है, मतलब जब पहला वाला पील निकाल लेते हैं उसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसमें से एक लेयर को निकाला गया और उस लेयर को इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया। तो क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट में, क्या पता चला आगे देखते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट? डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? अगर आप एक अनियन बल्ब लेंगे और उस अनियन बल्ब को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स उस अनियन बल्ब के सेल हैं, और उसके बीच में ये जो बिंदा दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। दिख रहा है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये सेल हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अनियन बल्ब में हमें ये छोटे छोटे सेल्स या फिर ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही सेल्स से हमारा बॉडी बना हुआ है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील ऑफ onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? तो आप चाहे इंडिया का अनियन ले लो, या फिर जा कर के अमेरिका का कोई अनियन ले लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई अनियन ले लो, तो ये जो स्ट्रक्चर्स ये चेंज होने वाले नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स वैसे ही दिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल यूनिट है उस अनियन का, वो वही स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिला है। यानी कि अनियन जो है उसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिल करके बना हुआ है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या। अब तो ये पता चल गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से बने हुए हैं। पर ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ये स्ट्रक्चर्स के फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बनते कैसे हैं, और इसके बारे में सब कुछ जानना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, लगभग एक जैसे दिखते हैं, और सबको जब एक साथ मिला के धर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, पूरा का पूरा सेट बन जाते हैं। यानी कि अनियन के उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पूरा का पूरा अनियन बल्ब बन जाता है। ओके, we find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of onion peel will all look the same regardless the size of the onion they came from. चाहे वो छोटा अनियन हो या बड़ा अनियन हो, ये जो स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल
उसी तरह के दिखेंगे जैसे वो छोटे अनियन में है, ठीक उसी तरह के वो बड़े अनियन में भी दिखेंगे। यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट है उसका, वो बिल्कुल सेम दिखेगा दोनों केसेस में। These small structures that we see are basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. ये जो है बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल, यानी कि कोशिका। हिंदी में सेल को क्या कहते हैं, कोशिका। Not only onions, but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम, एनिमल्स, ये सब इन छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं। रिगार्डलेस इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, यूनि का मतलब होता है एक, ओके। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक सेल के ऑर्गेनिज्म। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. मैंने बताया था अभी अभी कि सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का नाम है हमारा अमीबा। ये कैसा होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर फ्री होता है, ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक सेल से बना हुआ है, और उसके अंदर भी सेल के सारे ऑर्गेनल्स लगभग पाए जाते हैं, और वो सारा का सारा फंक्शन वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पूरा का पूरा बॉडी एक सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जैसे कि अमीबा में है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके। साथ में और एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सब क्या है, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जो कि एक सेल से बने हुए हैं, साथ में अमीबा भी। These organisms are called unicellular organisms. Uni means single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi means many, such as fungi, plants and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? अब हमने यूनिसेल्युलर के बारे में तो जान ही लिया कि यूनि मीन सिंगल होता है, सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। साथ में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सेल्युलर हैं, सिर्फ एक सेल से नहीं बने हुए, बहुत सारे सेल को कंस्टिट्यूट करके एक बॉडी बनाया जाता है, और वो बॉडी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, और वो एक पूरा का पूरा बॉडी कहलाता है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है, उसे हम लोग यूनिसेल्युलर कहते हैं। तो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो पता चल गया आप लोगों को। तो यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स आप भी निकाल सकते हैं और ढूंढ करके, जैसे पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे हैं। और भी कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे या फिर आप बुक में ही देखेंगे तो आपको बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास में बहुत सारे हैं, हम खुद मल्टी सेल्युलर हैं, प्लांट्स है, डॉग है, कैट है, काऊ है, ये सारे के सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल नहीं बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो
एक सेल से आता है, यानी कि एक सेल से टेक बर्थ करता है, जन्म लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है, हर एक सेल जो बनता है वो सेल डिवीज़न के बाद बनता है, यानी कि एक सेल खुद को डिवाइड करता है दो सेल में, फिर वो दो सेल खुद को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, 4 सेल हो गए, 4 सेल फिर 8 सेल, ऐसे करके सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है कहाँ से आया? इस एक ही सेल से आया ना। ये जो सेल है कहाँ से आया? इस एक ही सेल से आया ना। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेल जो बनता है वो किसी एक सेल से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ओके, some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from human body. कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जैसा होता है वैसा देखने को मिलता है, यानी सिमिलर होते हैं। लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया गया है, हमारे यहाँ पे बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ये है पहला सेल हमारा, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, नर्व सेल है, ये ब्लड सेल है, ये मसल सेल है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये फैट सेल है। तो जैसा जिसका फंक्शन होता है वैसा उसका स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे कि मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्ट्रेच होता है और रिलैक्स होता है। तो मसल सेल लॉन्गिट्यूडनल बनाया गया, लंबा है थोड़ा सा, है ना। साथ में नर्व सेल का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो वो लेंथ में होता है, ऐसे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स का भी काम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर के एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे लिक्विड टाइप से होते हैं, तो उसका ब्लड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा कि हमने बताया अभी तुरंत, शेप और साइज ऑफ द सेल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सेल का अपने फंक्शन के आधार पर उसका शेप और साइज स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक अमीबा है, अमीबा यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका शेप और साइज़ डिफ्रेंशिएट करता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि उसको खाना ढूंढना होता है, खाना होता है, आसपास की जो उसके चीज़ें होती हैं उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन ढूंढते हैं, खाते हैं। तो उसके मूवमेंट के लिए उसके बॉडी में कोई और पार्ट नहीं है। हमारे मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी में हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हम मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके मूवमेंट के लिए उसके बॉडी में कोई और पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है, तो उसी सेल को यूज़ करके वो मूव करेंगे। लाइकवाइज अगर मान लो ये अमीबा है और इसके पास यहाँ पे एक फूड है, तो ये फूड कैसे खाएगा? ये अपना शेप को चेंज करेगा, ऐसे ऐसे करके अपने शेप को चेंज करेगा, कैसे बढ़ाएगा, फिर स्यूडोपोडिया बनाएगा, ऐसे ऐसे करके बनाएगा, और उसके बाद फिर इसको अपने अंदर ले लेगा, फिर ये फूड अंदर आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसको खा के फिर डाइजेस्ट करके फिर निकाल भी देता है, यानी कि एक्सक्रीट भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. This means that different part of the human body perform different function. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelle. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है, सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक आदमी है, देखने के लिए इसके पास 2 आँखें हैं, काम करने के लिए 2 हाथ है, मूव करने के लिए 2 पैर है, बीच में स्टमक है खाना खाने के लिए। तो बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है
ये डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे डिवाइडेड है, अलग अलग बॉडी के पार्ट का अलग अलग काम है, तभी तो ये पूरा का पूरा बॉडी एक साथ फंक्शन कर पाता है। ठीक उसी तरह से सेल जो होता है, सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ओके, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसका अलग अलग फंक्शन होता है। इसके अंदर भी जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर देखा जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर, उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, और उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गॉट इट? Each kind of cell organelle perform a specific function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute a basic unit called the cell. जैसे कि मैंने कहा था अभी अभी कि आदमी है, आदमी का पेट है, हाथ है, पैर है, ये सब पूरा का पूरा फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, तब एक बॉडी कहलाता है ना। ठीक उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो सब मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तब फिर वो सेल कहलाता है। गॉट इट? सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब मिलकर के एक जगह कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो फिर वो सेल कहलाता है। That's it. It is interesting that all cells are found to have the same organelle no matter what their function is or what organism they are found in. अब मैंने जैसे बताया था कि हर एक सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसके आधार पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेल का स्ट्रक्चर भले ही जैसा भी हो, हर एक सेल के अंदर लगभग वो ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है। गॉट इट? हर एक सेल का स्ट्रक्चर भले ही जैसा हो, उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होगा ही, साइटोप्लाज्म होगा ही, मेम्ब्रेन होगा ही, लगभग सारे के सारे ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। ओके, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? तो आज का क्लास मुझे लगता है यहाँ तक कॉल ऑफ कर देना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल किन सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या है, सबसे पहले सेल को किसने देखा, किस चीज़ पे देखा, उसके बाद फिर ये सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, फिर उसको हम लोगों ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में ऑब्ज़र्व किया। ये एक्सपेरिमेंट में अनियन बल्ब लेकर के ऑब्ज़र्व किया था। उसके बाद फिर ये सेल के बारे में समझा हम लोगों ने, साथ में अमीबा के बारे में समझा, मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर के बारे में समझा, और उसके बाद अलग अलग तरह के सेल के बारे में समझा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में समझा, डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में समझा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ ली है। तो आपका काम ये है कि आपको यहाँ तक, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ के ईच एंड एवरी लाइन को क्लियरली समझना है। अगर समझ में नहीं आती हो तो दोबारा वीडियो देखें, दोबारा समझें। उसके बाद अगर क्वेरी हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्लास। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।